जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए एपिसोड में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम पहुंच चुके हैं DPP 4 पर। यह इस वीडियो सीरीज का पार्ट 4 है जिसमें हम बात कर रहे हैं DPP 4 की। ओके, तो आज का जो वीडियो का शुरुआत है दोस्तों वो DPP 4 से होगी और इसके माध्यम से हम देखने वाले हैं 10-11 क्वेश्चन जो कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों अपने सामने, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। मतलब कि हमें देखना है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल अगर लें तो क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से। हमें पता है साथियों कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है, ठीक है, और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो होती है 4। अब इन दोनों का गुणनफल लेंगे तो कितना मिलेगा हमें 8, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल 8 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमारा जो ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या, इन चारों ऑप्शन में देखना है। 29 का देख लीजिए, इसका जो गुणनखंड है या तो 1 होगा, नहीं तो ये स्वयं होगा। मतलब कि 29 एक ऐसा नंबर है इस पूरे ऑप्शन में जो या तो स्वयं से कट रहा है नहीं तो 1 से कट रहा है, मतलब यही अपना हो जाएगा अभाज्य संख्या। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, ठीक है, फॉर विच इंटीजर m इज द फॉर्म ऑफ एन इवन नंबर। मतलब इन चारों ऑप्शन में देखना है, ठीक है, कि कौन सा जो रूप है वो सम संख्या का रूप हो रहा है किसी संख्या के लिए, ठीक है, किसी पूर्णांक संख्या के लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि m अगर कोई पूर्णांक है और इसमें 2 जोड़ा हुआ है सम संख्या, तो देखिए ये सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है, क्योंकि m क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक तो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर हम 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, विषम मिलेगा। m2 भी हो सकता है, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 तो सम मिल रहा है, लेकिन m3 भी तो हो सकता है और 3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये अपना ऑप्शन सही नहीं होगा। यहाँ देखिए 2m अगर कोई पूर्णांक है और उसमें 2 से गुना हुआ है तो ये तो सम होगा, लेकिन इसमें देखिए 1 ऐड कर दिया गया है, मतलब ये भी विषम हो जाएगा, ये भी अपना नहीं होगा, ठीक है। तो ना ऑप्शन 1 होगा और ना ही ऑप्शन 2 होगा। यहाँ देखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें लिखा हुआ है 2m। m अगर कोई पूर्णांक है तो उसमें 2 एक सम संख्या से गुना किया जाएगा तो हमेशा क्या मिलेगा, सम ही मिलेगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। चलिए इन चारों ऑप्शन में हमें देखना है कि अभाज्य संख्या कौन है। तो हमें अभाज्य संख्या इसमें क्या है, देखिए 15 जो है ये तो अभाज्य होगा नहीं, क्योंकि ये 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 15 स्वयं से कटेगा। 2 देख लीजिए, 2 जो है या तो यह 1 से कटेगा नहीं तो 2 से कटेगा, मतलब यही अपना हो जाएगा अभाज्य संख्या। 12 अभाज्य नहीं होगा, 75 भी अभाज्य नहीं होगा, क्योंकि इन सभी के गुणनखंड जो है 1 से ज़्यादा हैं, माने स्वयं और 1 के अलावा ये किसी और संख्या से भी कट रहे हैं, तो ये सब नहीं होंगे। अपना ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे साथियों। 5 क्वेश्चन बोल रहा है कि 2, 10 और 20 का लसा तथा मसा का अनुपात है। ओके, हम देख रहे हैं कि 2, 10 और 20 दिया हुआ है और इसमें पूछा है कि लसा और मसा, इनका मतलब कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं एलसीएम ऑफ 2, 10 एंड 20। तो क्या मिल जाएगा, तो देख लीजिए यहाँ पे जो एलसीएम मिलेगा, इन तीनों नंबर का जो एलसीएम होगा दोस्तों आप निकालिएगा तो क्या आएगा, 20 ही आएगा। एलसीएम तो आप सबको निकालने आता होगा, निकाल के देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए ना 2 और 10 का एलसीएम 10 और 10 20 का एलसीएम 20, ठीक है। अच्छा, एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ 2, 10, 20, ठीक है। तो एक ऐसा नंबर ढूंढिए जिससे इन तीनों में भाग लगे, तो वो संख्या क्या है, 2 ही तो है, इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि लसा और मसा का अनुपात, तो निकाल लीजिए लसा का अनुपात यानी कि एलसीएम बटा एचसीएफ, क्लियर। तो एलसीएम का मान क्या रख लेंगे 20 और एचसीएफ का मान रख लेंगे 2, 2 10 जा 20, मतलब कि ऊपर आ गया अपना, ठीक है, ऊपर आ गया 10 और नीचे आ गया 1। अब इसको अनुपात में हम लिख सकते हैं दोस्तों 10 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर बी।
तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो है अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि अपना है 6 नंबर। कह रहा है यदि 65 तथा 117 का मसस 65m-117 के रूप का है तो m का मान है। ठीक है, इफ HCF ऑफ 65 एंड 170 इज ऑफ द फॉर्म 65m-117 m इक्वल्स, मतलब कि m का मान क्या होगा। ओके, तो देखिए इन दोनों का जो HCF आएगा वो किस रूप में परिभाषित कर दिया है, 65m-117 में, तो हमें इससे m का मान निकाल देना है। तो देखिए सबसे पहले इनके HCF निकाल लीजिए। तो HCF निकालने के लिए हम इसका करते हैं फैक्टराइज। तो चलिए 65 का अगर फैक्टराइज करें तो मिल जाएगा हमें 13×5 65। ओके, फिर अब करते हैं 117 का। तो 117 का क्या हो जाएगा, 13×9 से ना, तो 3 × 3 3 × 9 और फिर यहाँ पे 13, तो 13×9=117। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, 13, यानी कि जो अपना HCF है साथियों, ठीक है, वो मिल गया कितना, 13। प्रश्न में अगर देखिएगा तो HCF दिया है 65m-117 के रूप का, ठीक है ना, फ्रॉम क्वेश्चन, ठीक है ना, मतलब फ्रॉम क्वेश्चन, ठीक है, HCF जो दिया है 65m-117 और हम जो HCF फाइंड किए हुए है 13, तो इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों HCF ही तो है। ओके, सेम क्वेश्चन के लिए दोनों HCF है तो इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे 65m बराबर क्या हो जाएगा, 13, ये माइनस में 117 है, इधर भेजिएगा तो हो जाएगा प्लस में 117। ओके, यहाँ पे मिलेगा 65m बराबर 117 और 13 जोड़िएगा तो कितना होगा साथियों, 130। अब देखिए m का मान जब हम निकालते हैं यहाँ से तो हो जाएगा 130/65, 65 दूनी 130, यानी कि m का मान क्या मिल गया, 2। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए जो अपना ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है अपना साथियों, सबसे छोटी भाज्य संख्या ना और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मसा होगा। ठीक है, HCF ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट एंड स्मॉलेस्ट प्राइम। ठीक है, तो फाइंड करते हैं इसका। देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, वो 2 है, और हमें इनका मसा बताना है। तो क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या से क्या कर देते हैं, भाग करके देख लेते हैं, HCF निकाल लेते हैं भाग विधि से, क्योंकि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो 4 में 2 से जब भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, ये कितने बार में कट गया, 2 बार में। अच्छा, 2 से पूरा कट गया ये, तो 2 अपना क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसका मतलब हुआ सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का जो मसा होता है वो 2 आता है। क्लियर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों 96 का, 96 का अभाज्य गुणनखंड है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96। ओके, तो 96 का जो अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना है, इन ऑप्शन में देखना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे इस पावर के रूप में ठीक से टाइपिंग नहीं हुआ है। ये जो एक्चुअली में साइन दिख रहा है ना, ये वाला ऐसे, ये पावर को दिखा रहा है, मतलब कि यहाँ पे 2 और इस तरह से करके जो 4 लिखा है, इसका मतलब है कि 2 का पावर 4 लिखा हुआ है, ये हुआ गुना। फिर यहाँ देखिए 3 और फिर ऊपर से साइन दे करके 2 लिखा है, इसका मतलब 3 का पावर 2 है। ठीक है ना, तो आई होप कि ये ऑप्शन आप समझ जाएंगे कि ये सब पावर में लिखा गया, बाद वाला नंबर जो है पावर में है। ठीक है ना, तो चलिए 96 का पहले हम करते हैं गुणनखंड। तो 96 का कैसे कर सकते हैं, चलिए हम करके देख लेते हैं यहीं पे। ठीक है ना, तो 2 से करिए पहले, तो 2 चौके 8 और 2 अठे 16। ठीक है जी, फिर 2 से करके देखिए 48 को, तो हो जाएगा 24 यानी कि 24। फिर 2 से करके देखिए कितना बार में जाएगा, 12 बार में, 12 दूनी 24 हो जाता है। 2 से फिर कटेगा 6 बार में, 2 छक 12, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 से 3 बार में। ठीक है ना, अब 3 आगे नहीं कटेगा, अभाज्य संख्या आ गया, तो अब यहाँ पे रहने देते हैं। 1 2 3 4 5, यानी कि 96 का जो गुणनखंड आया, 2 का पावर कितना आ गया, 5 और गुना 3। ठीक है, तो इसमें देखिए तो कहीं मिल रहा है क्या, 2 का पावर 5 और गुना 3। अच्छा, यहाँ 3 का पावर 1 है, तो कोई बात नहीं, पावर में 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये 2 का पावर 5 लिखा हुआ है गुना, यह 3 का पावर 1 लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो इसके अनुसार अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके,
ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों, 6, 8 एवं 22 का लसा और मसा का अनुपात है। फिर यहाँ पर भी पूछ दिया कि लसा और मसा का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले चलिए इनका हम निकाल लेते हैं एलसीएम। अच्छा, एलसीएम और चाहे एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग कर लेते हैं ताकि जो है थोड़ा निकालने में आसानी रहता है ना, ठीक है। तो 6 का करते हैं गुणनखंड तो हो जाएगा 2 गुने 3, और 8 का जब फैक्टराइज करेंगे तो मिलेगा 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8। उसके बाद करते हैं हम 22 का, तो मिलेगा 2 गुना 11, ओके। इसलिए एलसीएम, ठीक है, एलसीएम बराबर इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा। देखिए 2 का फैक्टराइज देखिए तो सबसे अधिक यहाँ है 3 बार, तो इसको ले लीजिए 2 गुना 2 गुना 2, फिर गुना 3 सब में एक बार है तो इसको लेना पड़ेगा, कम से कम एक बार है। और 11 भी यहाँ पे देखिए, ये 11 लिखा है दोस्तों, ठीक है, इस 11 को भी लेना पड़ेगा। तो चलिए गुना करके देख लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, 8 8 8 तिरका 24, 24 में हमें गुना कर लेना है कितने से, 11 से, ठीक है। ये 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरका 24, ठीक है, और उसमें 11 से गुना करेंगे तो 11 चौका 44 के 4, तो हासिल हो जाएगा 4, 11 दूनी 22 और 4 26, तो हमें मिलेगा साथियों पे कितना, 264। चलिए अच्छा, इस सब को मिटा देते हैं ताकि हमें जगह मिल जाए यहाँ पे लिखने के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे फिर हम करते हैं क्या, HCF, ठीक है। एलसीएम तो फाइंड कर लिया गया, अब हमें क्या निकालना है, HCF। तो HCF इन तीनों नंबर का क्या हो जाएगा, तो देखिए सब में कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ठीक है ना। तो हो जाएगा HCF 2। तो इन तीनों में जो ऑप्शन कॉमन मिल रहा है वो संख्या है 2, मतलब HCF 2 हो गया। अब सवाल पढ़िए, लसा और मसा का अनुपात। तो अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, LCM बटा HCF, क्लियर। तो LCM का मान आया है 264, अब बटा HCF का मान आया है 2, तो लिख दीजिए, कटाइए, 2 बेकहीं 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, कट गया 2 से और नीचे बच गया 1, यानी कि अनुपात आ जाएगा 132 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स डज 5005 हैव, ठीक है ना। मतलब कि 5005 के पास कितने अभाज्य गुणनखंड है, इनकी संख्या कितनी है, गिन के बताइए। तो चलिए निकाल के ही देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। देखिए 5005 का प्राइम फैक्टराइज जब हम करेंगे साथियों, तो पहले हमें 5 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 5 गई 5, 0 0 1, क्लियर। अब ये देखिए कितने से कटेगा, तो ये कटेगा अपना ये तो 3 से भी नहीं कटेगा। अच्छा ये देखिएगा 11 से कटेगा, क्योंकि देखिए विषम स्थान को जोड़िए और सम स्थान को जोड़िए और उनका अंतर निकालिए तो 0 आ जाएगा, मतलब कि 11 से कटेगा। 11 से पूरे 100 में भाग दीजिएगा तो 11 9 99 ना, शेष 1 बचा, 1 पर 1 11, मतलब कि 11 इकाई 11, 91 बार में 1 कट जाएगा। अब यहाँ पे 91 आ गया ना, तो 91 कितने से कटेगा, 13 से कट जाएगा, 13 सत्ते 91, ठीक है ना। अब 7 को 1 बार में लगा दीजिए, ठीक है ना, हालांकि नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं है, बट ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। अब हमें गिनना है इसका अभाज्य गुणनखंड कई गो है, तो देखिए ना, अभाज्य गुणनखंड एगो 5 मिला, फिर 11 मिला, ठीक है ना, फिर क्या मिला 13, ठीक है, और क्या मिला, और मिल गया हमें कितना 13, और उसके बाद गुना मिल गया 7, ठीक है। कुछ लोग अब इसमें अभाज्य गुणनखंड में 1 को भी शामिल करेंगे। देखिए 1 ना अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या है, इसका मतलब है कि ये अभाज्य गुणनखंड में शामिल नहीं होगा, ठीक है ना साथियों। अगर कहता कि कुल गुणनखंड कितने हैं तब हम 1 को भी शामिल कर लेते और इस जो संख्या है इस स्वयं को भी शामिल कर लेते, ठीक है ना। बट यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड पूछा है, जिसके चलते हमें केवल इन अभाज्य संख्याओं को ही लेना होगा। तो गिनिए 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है जी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों, 2 लगातार संख्याओं का मौसा है HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, मतलब कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है। ये तो बहुत आसान है, हम निकाल के देख लेते हैं। चलिए
एक 1 लेते हैं और 1 का लगातार क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कोई भी दो लगातार संख्या आप ले सकते हैं, कोई भी, ठीक है। जैसे कि एक संख्या 100 लीजिएगा और एक 101 ले लीजिए, ठीक है। और आप इनका HCF निकाल के देखिए। तो चलिए HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो 1 2 जा 2 कट गया, HCF कितना आया 1 आया। इसी तरह से अगर हम 3 और 4 भी अगर रख करके देखें तो 3 क्या हो गया, 3 और 4 लगातार संख्या हो गया और 3 से भाग देंगे किस में 4 में, तो एक बार में कटेगा, बचेगा नीचे शेष 1। इसको ऐसे करके फिर यहाँ पे 3 लाएंगे, ठीक है ना, मतलब 1 भाजक बन जाएगा और 3 भाज्य बन जाएगा। तो 1 3 3 पूरा पूरा कट गया। अब 1 से पूरा पूरा कटा तो HCF 1 हो गया। मतलब कि अब कोई भी संख्या ले लो लगातार और उनका मसा निकालो तो हमें क्या मिलेगा, HCF हमेशा 1 ही मिलेगा। तो यहाँ से इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद भी आप रख सकते हैं कि दो लगातार संख्याओं का जो HCF होता है वो हमेशा 1 ही मिलता है। ओके, तो साथियों, तो आज का वीडियो का जो है हम यहीं पेंड करते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे। सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। 2026 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है सीधे हो सकता है कि आपके एग्जाम में टकरा जाए या इसके आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सीखिए। जो भी डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट किए तो जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के बीच में शेयर करिए। आज के वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं, लेते हैं विदा। जय हिंद।